मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के लेखक का नाम है यतीश अग्रवाल जी। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में रक्त का कितना महत्व है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ हमें इसमें अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलने वाली हैं कि हमें अपने शरीर का कैसे ध्यान रखना चाहिए, खून की कमी से हमें किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आइए इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं और जानने के लिए अपना पाठ पढ़ते हैं, रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है, यानी कि पाठ में दिव्या और अनिल की बातें हो रही हैं। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त यानी खून की कमी हो गई है। अनिल की छोटी बहन दिव्या को लगता है खून की कमी हो गई है और खून की कमी होने की वजह से उसे थकान महसूस होती है। किसी भी काम को करने में उसको ऊर्जा महसूस नहीं होती और भूख भी पहले से कम लगने लगी है। जांच कराकर देखते हैं, यानी कि उसके लिए टेस्ट कराना पड़ेगा, जांच करानी पड़ेगी। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अनिल, जो कि दिव्या का भाई है, अस्पताल में उसको डॉक्टर दीदी मिलती है और डॉक्टर दीदी उसकी जान पहचान की है, यानी कि अनिल डॉक्टर दीदी के बारे में पहले से ही जानता है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है, कि डॉक्टर ने कहा है दिव्या को खून की कमी हो गई है, इसलिए आपके पास उसका टेस्ट करने के लिए भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड क्या होती है प्यारे बच्चों? कांच की पतली सी छोटी सी पट्टी होती है जो आपने देखी होगी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक देना यानी कि वहां पर दरवाजा खटखटाना। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया, भीतर यानी अंदर से। जैसे ही अनिल दूसरे दिन डॉक्टर दीदी के पास रिपोर्ट लेने जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है, यानी दरवाजा खटखटाता है और डॉक्टर दीदी उसको कहती है कमरे में आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? माइक्रोस्कोप जिसे आप कहते हैं, वह यंत्र जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं को कई गुना बड़ा करके हम देख सकते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखने की कोशिश करते हैं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया हुआ है। एनीमिया यानी खून की कमी। खून की कमी से होने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं? एनीमिया। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब अनिल को रिपोर्ट के बारे में बताते हुए डॉक्टर दीदी कहती है कि दिव्या की रिपोर्ट आ गई है। दिव्या को एनीमिया हुआ है, यानी खून से संबंधित बीमारी हुई है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अब अनिल को पता नहीं था एनीमिया क्या होता है, एनीमिया किस बीमारी को कहते हैं। उसके मन में जिज्ञासा हुई और इसलिए उसने सवाल पूछा डॉक्टर दीदी से कि एनीमिया क्या होता है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। जो हमारा खून होता है वो लाल रंग के लिक्विड के समान दिखाई देता है, द्रव्य यानी तरल पदार्थ। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अनेक वस्तुओं का संग्रह करना, यानी अनेक वस्तुओं को जब एक स्थान पर हम इकट्ठा कर देते हैं तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? भानुमति का पिटारा। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। खून का जो तरल भाग है जो पानी की तरह होता है
जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें हम बिंबाणु या प्लेटेलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अब डॉक्टर दीदी अनिल को समझाने की कोशिश करती है कि जो हमारा खून होता है उसमें दो भाग होते हैं। एक तो तरल भाग होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जो भाग होता है उसमें कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ बिना रंग के कण पाए जाते हैं, और ऐसे कणों को हम बिंबाणु या प्लेटेलेट्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं डॉक्टर दीदी किस तरह से स्लाइड की जांच कर रही है। ये जो नीचे हमारे सामने दिखाई दे रही है छोटी सी कांच की बिल्कुल पट्टी के जैसे, इसे हम स्लाइड कहते हैं, और जिसकी सहायता से डॉक्टर दीदी देखने की कोशिश कर रही है उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसकी सहायता से छोटे कणों को कई गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। डॉक्टर दीदी अनिल को समझाने की कोशिश कर रही है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। यानी कि हमारे जो रक्त में, हमारे खून में जो लाल रंग के कण होते हैं वो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अनिल को भी दिखाती है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल को ये सब इतना बड़ा देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, बड़ी हैरानी हो रही थी। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जो खून हमें दिखाई देता है उसमें हम ये सारे कण नहीं देख सकते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। जो कण हमें दिखाई दे रहे थे लाल रंग के, वो बालूशाही जैसे दिखाई दे रहे थे। चित्र में आप देख सकते हैं लाल रंग के बालूशाही जैसे कण अनिल ने स्लाइड में देखे, और अनिल हैरानी से उछल पड़ता है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। है ना बच्चों हैरानी की बात, 40 से 55 लाख कण एक छोटी सी मिलीलीटर रक्त की बूंद में मिलते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों की सहायता से किया जाता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रक्त के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में जाती है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। लगभग 4 महीने तक जो लाल कण हैं वो जीवित रहते हैं। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। यानी कि एक दिन सारे के सारे कण जो हैं वो नष्ट नहीं होते, थोड़े थोड़े नष्ट होते जाते हैं, थोड़े थोड़े नए बनते जाते हैं। इस तरह से कभी भी इन लाल कणों की हमारे शरीर में कमी नहीं होती है। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। यानी कि जो कण नष्ट होते हैं उनकी जगह पर नए बनते भी तो हैं। इस तरह से कभी भी लाल कणों की हमारे रक्त में कभी कमी नहीं होती है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह कारखाने में हम नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ऐसे ही हमारा पूरा शरीर एक मशीन का काम करता है। और जो हमारी हड्डियों के बीच में मज्जा होती है, जो जगह होती है, वहाँ पर भी छोटे छोटे कारखाने हैं जिनमें इन कणों का निर्माण होता है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे जिसमें हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, लौह तत्व नहीं मिलेगा, लौह तत्व यानी कि आयरन, और विटामिन नहीं मिलेगा, तो ये कच्चे माल की तरह हमारे रक्त कणों का निर्माण करने में सहायता भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए लाल कणों के निर्माण के लिए हमें अपने खाने में प्रोटीन, आयरन और विटामिन को शामिल करना है। ये पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त यानी मीट में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। प्यारे बच्चों, पौष्टिक आहार के बारे में आप साइंस में भी पढ़ते हैं। साइंस में भी आपको पता है भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वसा होती है, रेशेदार पदार्थ होते हैं और पानी होता है। इन सभी की उपयुक्त मात्रा से ही हमारा भोजन पौष्टिक भोजन कहलाता है। अगर हम पौष्टिक भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है।
यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है यानी पौष्टिक खाना नहीं खाता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। कच्चा माल क्या होता है? किसी भी सामान को बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कच्चा माल। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं। नतीजा यानी परिणाम कि बाद में क्या होता है, अगर हम पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं तो ये लाल रक्त कण हमारे शरीर में नहीं बन पाते हैं और हमारे रक्त में इनकी कमी हो जाती है। रक्त में इनकी कमी हो जाने के कारण लाल कणों की इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। यानी एनीमिया बीमारी लाल रक्त कणों की कमी के कारण होती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अब अनिल जानना चाहता है डॉक्टर दीदी से कि क्या हम पौष्टिक आहार लेंगे, संतुलित आहार लेंगे तो क्या हम खून की कमी से बच सकते हैं? दीदी बोली हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। अब डॉक्टर दीदी बताती है कि बहुत सारे और भी कारण हैं जिनकी वजह से हमें खून की कमी हो जाती है, लेकिन हमारे भारत देश में ज़्यादातर एनीमिया किसके कारण से होता है? पौष्टिक खाना ना खाने की वजह से होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय प्रदूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी कि गंदा पानी पीने से और ऐसा खाना खाने से जो दूषित होता है, गंदा होता है, साफ नहीं होता है, उससे ये कीड़े जो होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। जब हम खाना बनाते हैं तो अच्छे से हमें खाने को धोना चाहिए, अच्छे से उसको साफ करना चाहिए और अच्छे से हमें पकाना चाहिए। अगर हम दूषित खाना खाएंगे, दूषित पानी पिएंगे तो ये कीड़े जो होते हैं वो हमारे पेट में चले जाते हैं और पेट में जाने के कारण जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता नहीं है, इन कीड़ों के पेट में चला जाता है और इस कारण से हमारे शरीर में लाल रक्त कण नहीं बन पाते हैं। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। अब डॉक्टर दीदी बताती है कि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनके छोटे छोटे अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर मिट्टी में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। यानी कि जो ये अंडे हैं हमारी स्किन की सहायता से, हमारी त्वचा की सहायता से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारी आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है, सहज यानी आसान तरीका है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। इससे बचने के लिए हमें टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर घरों में टॉयलेट नहीं होते हैं तो वो खुले में शौच करने जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे कीड़े हमारे पेट में आ जाते हैं, हमारे पैरों में लग जाते हैं, हाथों में लग जाते हैं और इस तरह से हमारे पेट में पहुँच जाते हैं। इसलिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। शौचालय जाने के बाद हमें अच्छे से अपने हाथ धोने चाहिए। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु, जिन्हें प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ये भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? अनिल डॉक्टर दीदी से जानना चाहता है जो सफ़ेद कण हैं और बिंबाणु हैं वो क्या काम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर दीदी से अनिल लाल रक्त कणों के बारे में तो सारी बातें जान चुका है। अब उसके मन में जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है सफ़ेद कण और बिंबाणु क्या क्या काम करते हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। अब डॉक्टर दीदी अनिल को समझाती है कि सफ़ेद कण वीर सिपाही की तरह हैं। जिस प्रकार सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश को दुश्मनों से बचाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर की रक्षा करने का काम कौन करते हैं? सफ़ेद कण। जब कोई रोगाणु यानी कोई बीमारी फैलाने वाला कोई रोगाणु होता है वो हमारे शरीर पर धावा बोलता है। धावा बोलना यानी हमला करना, यानी कि जब कोई रोगाणु हमारे शरीर पर हमला करता है तो सफ़ेद कण उनका डटकर सामना करते हैं, उनका डटकर मुकाबला करते हैं और उनको वीर सिपाही की तरह हटा देते हैं, उनको मार भगाते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। भीतर घर नहीं करने देना यानी कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना। अगर वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हमें बीमार कर देते हैं। तो शरीर में प्रवेश करने से पहले ही सफ़ेद कण उनका सामना करते हैं और उनको मार भगाते हैं। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। संक्षेप में यानी कि शॉर्टकट में, यानी कम शब्दों में आप ये मान लो कि ये जो हमारे सफ़ेद कण हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से, बीमारियों से, रोगाणुओं से।
प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारा सवाल भी बन जाता है कि सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। क्योंकि वीर सिपाही जिस तरह से हमारे देश की रक्षा करता है, वैसे ही जो सफ़ेद कण हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं बीमारियों से, रोगाणुओं से। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वीर सिपाही कहते हैं। आगे देखते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब हमें चोट लग जाती है, हमारे शरीर से खून बहता है, तो ये जो बिंबाणु होते हैं वो हमारी रक्त को जमा देते हैं ताकि ज़्यादा खून हमारे शरीर से नहीं बह सके। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे रक्त में प्लाज्मा होता है उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, और जो हमारी रक्त वाहिका होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं जिनमें से रक्त बहता है, उसकी कटी फिटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान जाला बुन देती हैं। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो ये पूरा तरीका बताया गया है कि किस तरह से चोट लगने पर जब हमारे शरीर से खून बहने लगता है तो थोड़ी देर के बाद अपने आप खून जम जाता है। वो किसके कारण होता है? बिंबाणुओं के कारण होता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है जब हमें चोट बहुत गहरी लगती है और बहुत देर तक हमारा खून नहीं बहना बंद होता, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। टाँके यानी सिलाई करना, स्टिच लगाना। जैसे हम कपड़ों की सिलाई करते हैं प्यारे बच्चों, वैसे ही डॉक्टर हमारे घाव लगने पर, चोट गहरी लगने पर हमारे टाँके लगाता है, उसको सिलाई करता है। किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है और खून नहीं निकलना बंद होता, तो उसके लिए हमें कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि थोड़ी देर के लिए खून का बहाव रोका जा सके और डॉक्टर के पहुंचने तक हम किसी तरीके से मरीज की सहायता कर सके। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से खून की कमी हो जाती है और डॉक्टर फिर उसको रक्त चढ़ाता है, यानी कि उसको ब्लड देता है, खून देता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अब अनिल काफ़ी बातें जानना चाहता है। जैसे ही डॉक्टर दीदी ने बताया कि खून की ज़्यादा कमी की वजह से रक्त चढ़ाना भी पड़ सकता है, तो अनिल पूछता है, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अब दीदी समझाने की कोशिश करती है कि जो खून होता है हर व्यक्ति का एक जैसा नहीं होता है, उसको हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट देते हैं, और जिस व्यक्ति का खून जैसा होता है उसको वैसे ही खून की ज़रूरत पड़ती है, वैसा ही खून उसको चढ़ाना पड़ता है। अगर हम किसी और रक्त समूह का खून चढ़ा देते हैं तो वो उसके शरीर को सूट नहीं करता, उसका शरीर उसको स्वीकार नहीं करता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब क्या होगा? अनिल ने पूछा। अब अनिल कहता है, मान लीजिए उस समय उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति आसपास नहीं है, तो फिर मरीज की सहायता कैसे करेंगे? ऐसी ही आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। अब दीदी समझाने की कोशिश करती है, जब इमरजेंसी आ जाती है और कहीं पर भी ब्लड नहीं मिलता है तो ब्लड बैंक बनाए गए हैं। जिस तरह हमारे बैंक होते हैं जिनमें हम पैसे रखते हैं, वैसे ही ब्लड बैंक भी होते हैं जहां पर खून को इकट्ठा करके रखा जाता है। आपात स्थिति यानी इमरजेंसी। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। अब दीदी समझाने की कोशिश करती है कि बड़े बड़े जितने भी अस्पताल होते हैं उनमें बहुत सारा रक्त समूह का खून इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि इमरजेंसी पड़ने पर रक्त चढ़ाया जा सके। लेकिन जो ये ब्लड बैंक बनाए जाते हैं इनमें बहुत सारा ब्लड बना रहे, हमेशा ब्लड की कभी कमी ना रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? समय समय पर रक्तदान करना होगा। रक्तदान करने से ही जो ब्लड बैंक होते हैं उनमें रक्त के भंडार की कभी कमी नहीं आती है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अब अनिल के मन में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि दीदी क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक
अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने के लिए 18 वर्ष से बड़े जो व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ होते हैं, वही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा रक्त हम किसी से नहीं ले सकते हैं। एक समय में रक्तदान के समय 18 साल से बड़े व्यक्ति से, स्वस्थ व्यक्ति से हम 300 मिलीलीटर रक्त ही लेते हैं। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। निराधार यानी इसका कोई आधार नहीं है, ये बात गलत है। काफ़ी लोगों के मन में ये धारणा होती है कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, हमें कमजोरी हो जाएगी, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी, दीदी समझाते हुए बोली। दीदी अनिल को समझाने की कोशिश करती है कि काफ़ी लोग रक्तदान इसलिए नहीं करते, उनको लगता है कि उनके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, उनका खून अगर दिया जा रहा है तो खून की कमी हो सकती है। लेकिन जो हमारा शरीर होता है, स्वस्थ शरीर होता है, वो कुछ दिनों के बाद ही हमारे शरीर में जितना खून निकाला गया है उसकी कमी को पूरा कर लेता है, बड़ी आसानी से पूरा कर लेता है। डॉक्टर दीदी ये सारी बातें अनिल को समझा रही है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। और अनिल डॉक्टर दीदी की बातें सुन के काफ़ी मोटिवेट हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। नियमित यानी निश्चित रूप से कि मैं भी बड़ा होकर रक्तदान जरूर करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। और डॉक्टर दीदी उसकी तारीफ करती है कि तुम तो बड़े समझदार बच्चे हो, बड़े ही अच्छे बच्चे हो। प्यारे बच्चों, आज हमने अपना पाठ पढ़ा रक्त और हमारा शरीर, और हमने देखा हमारे रक्त में क्या क्या होता है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए रक्त, और किस तरह से हमारे लिए पौष्टिक खाना कितना ज़रूरी है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे शरीर में खून की कमी ना हो, और किस तरह से साफ़ सफाई करना, अच्छे से हाथों को धोना, और साथ में रक्तदान करना भी कितना ज़रूरी है। जब आप बड़े हो जाएंगे, 18 वर्ष की उम्र के हो जाएंगे और आपका शरीर स्वस्थ है तो आप भी रक्तदान कर सकते हैं। साथ ही आप अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं, अगर वो बड़े हैं तो वो भी रक्तदान कर सकते हैं, और उनके साथ आप इस पाठ के बारे में चर्चा कर सकते हैं, किस तरह से हमारे शरीर में खून काम करता है, क्या क्या होता है। ये सारी बातें आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, और साथ में अपनी जानकारी को दूसरों के साथ बांट सकते हैं, और उनकी जानकारी से अपनी जानकारी को आप बढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा हमारा पाठ रक्त और हमारा शरीर। आशा करती हूँ आपको पाठ पसंद आया होगा, साथ में आपको पाठ समझ भी आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए, और साथ में पौष्टिक आहार खाते रहिए ताकि आपके शरीर में दिव्या की तरह एनीमिया ना हो, खून की कमी ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।